तो अभी तक हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफी कवर कर चुके हैं, लास्ट का पार्ट रह रहा है हमारा, राइट। हमें स्टार्ट करना है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट से। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी नोट या बिल डिसऑनर होता है तो उस केस में जो होल्डर ऑफ दैट नोट या बिल है, कहता है उसके पास राइट है टू सू द ड्रोर एंड द एंडोर्सर्स। पैसे रिकवर करने के लिए वो ड्रोर को भी, ड्रोर के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है और एंडोर्सर्स के ऊपर भी, जितनी भी प्रायर पार्टीज है सबके ऊपर केस फाइल कर सकता है इफ द होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। लेकिन उस चीज के लिए हमने देखा कि सबसे पहला जो रिक्विजिट है दैट इज ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर शुड बी गिवन बाय द होल्डर टू द ड्रोर एंड ऑल द प्रायर पार्टीज। जिसको भी हम लायबल बनाना चाहते हैं, कहता है जी उसको नोटिस देना जरूरी है। अगर नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया तो बंदा फ्री फ्रॉम लायबिलिटी हो जाएगा। सेक्शन 99 कहता है जी हम आपको एक कन्वीनियंट मेथड दे रहे हैं। किस चीज का कन्वीनियंट मेथड? कहता है इस फैक्ट को ऑथेंटिकेट करने का कि रियल में जो बिल है या नोट है वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मैच्योरिटी पर बिल लेकर पहुंचा था लेकिन मेरा बिल फिर भी बिना किसी रीजन के डिसऑनर कर दिया गया, राइट। तो इस चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए सेक्शन 99 ने कहा कि आपको इसकी नोटिंग करवानी पड़ेगी। मतलब इस सारे फैक्ट को आपको नोट करवाना पड़ेगा किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। So where a bill or note is dishonored, the holder may, if he so desires, cause such dishonor to be noted by a notary public on the instrument or on a paper attached thereto or partly on each। तो जी नोटरी पब्लिक के पास ये चीज नोटिफाई हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नोटरी पब्लिक इस चीज को नोटिफाई कर देगा, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोमिसरी नोट है, राइट। नोटिफाई करने का मेन मोटिव क्या है कि एक पब्लिक रिकॉर्ड, देखो नोटरी पब्लिक मतलब जो कि पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है या उनको सर्टिफाई कर रहा है। तो एक पब्लिक रिकॉर्ड में आ गया है कि हाँ जी मैंने अपनी तरफ से जो भी लीगल कंप्लायंस था पूरा किया, मैं टाइम पर बिल लेकर पहुंचा, मैच्योरिटी पर बिल लेकर पहुंचा, लेकिन सामने वाले ने बिना किसी रीजन के या तो डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस या डिसऑनर हो गया बाय नॉन पेमेंट। The noting or minute must be recorded by the notary public within the reasonable time after dishonor and must contain the fact of dishonor, the date of dishonor, the reason if any assigned for such dishonor, if the instrument has not been expressly dishonored, the reason why the holder treats it dishonored and notary charges। तो जी सब चीज लिखी जाएगी नोटरी पब्लिक के पास उसके रिकॉर्ड्स में। कहता है जी फैक्ट ऑफ डिसऑनर, डेट ऑफ डिसऑनर, रीजन, अगर कोई रीजन दिया है तो सामने वाले ने, कहता है अगर सामने वाले ने कोई एक्सप्रेसली उसे डिसऑनर नहीं किया, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा कि भाई डीम्ड टू बी डिसऑनर्ड माना जाएगा, जैसे कि हमारे पास एक्सेप्टर पाया ही नहीं, आफ्टर रीजनेबल सर्च हम एक्सेप्टर को ढूंढ ही नहीं पाए, राइट। या फिर एक्सेप्टर एक फिक्टिशियस पर्सन है, उस केस में चाहे एक्सप्रेसली डिसऑनर्ड नहीं हुआ है लेकिन स्टिल होल्डर में ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड। जैसे कि जो एक्सेप्टर है वो माइनर है, तो उस केस में चाहे एक्सेप्टर ने स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली डिसऑनर नहीं किया है लेकिन फिर भी होल्डर में ट्रीट इट डिसऑनर्ड, राइट। प्रोटेस्ट क्या है जी? कहता है जी जब आप डिसऑनर के फैक्ट्स नोटरी पब्लिक के पास लिखवाते हैं तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, फॉर्मल नोटेरियल सर्टिफिकेट attesting the dishonor of the bill and based upon the noting which has been effected। तो ये जो सर्टिफिकेट है दिस इज बेस्ड ऑन द नोटिंग, जो आपने नोट करवाया है नोटरी पब्लिक के पास, ठीक है। आफ्टर द नोटिंग हैज बीन मेड फॉर्मल प्रोटेस्ट इज ड्रॉन अप बाय द नोटरी एंड व्हेन इट इज ड्रॉन अप इट रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ नोटिंग। तो जी सिंपल सी बात यह है कि आप नोटरी पब्लिक के पास जाकर ये डिसऑनर का फैक्ट नोट करवाते हैं, उसके बाद आप नोटरी पब्लिक से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं इस इफेक्ट में, वेयर द एक्सेप्टर ऑफ द बिल हैज बिकम इंसॉल्वेंट और हैज सस्पेंडेड पेमेंट और हिज क्रेडिट हैज बीन पब्लिकली इम्पीच्ड। इसका मतलब जहां पर पब्लिकली इम्पीच्ड का मतलब जहां पर ऑल्दो उसका दिवाला नहीं निकला है, मतलब कोर्ट ने अभी उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन बाजार में ये चीज क्लियर हो गई है कि यार इस इंसान की हालत खस्ता है, ये लोगों के पैसे नहीं दे सकता। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल द होल्डर मे हैव द
बिल प्रोटेस्टेड फॉर बेटर सिक्योरिटी। बेटर सिक्योरिटी में आपको समझा चुका हूँ, राइट। जैसे इस केस के अंदर कि अगर मान के चलिए मिस्टर एक्स एक्सेप्टर है और मैच्योरिटी से पहले ही मार्केट में ये अफवाह है कि मिस्टर एक्स की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, ये लोगों के पैसे नहीं दे सकते, तो जो भी होल्डर है, लेट्स से एच है होल्डर, वो मिस्टर एक्स के पास जाएगा कि भैया आपका मार्केट के अंदर क्रेडिट जो है, क्रेडिट वर्दिनेस आपकी खत्म हो गई है और मुझे डाउट है कि आप टाइम पर मैच्योरिटी पर पैसे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कोई बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां मिस्टर एक्स वो बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मना कर देंगे, कहता है इवन इस चीज को लेकर भी आप नोटरी पब्लिक के पास जा सकते हैं और ये चीज आप नोट करवा सकते हैं कि देखिए जी मैंने तो टाइम पर बेटर सिक्योरिटी मांगी थी लेकिन मिस्टर एक्स ने उस चीज के लिए मना कर दिया है। ठीक है। The notary public demands better security and on its refusal makes a protest known as protest for better security. Foreign bills must be protested। जहां पर कहता है फॉरेन बिल्स का मतलब क्या है, जो हमारे इनलैंड बिल नहीं है। अब जी फॉरेन बिल्स के केस में हमें फॉरेन लॉज भी देखने पड़ेंगे, राइट। तो जिस भी देश के अंदर उसे पे किया जाएगा या जिस भी देश के अंदर उसे बनाया गया है, राइट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चीजें लेके चलनी पड़ेगी। तो कहता है फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर वेयर सच प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर दे आर ड्रॉन। फॉरेन प्रोमिसरी नोट्स नीड नॉट टू बी प्रोटेस्टेड। लेकिन बिल्स के केस में कहा गया कि भैया अगर जिस भी लैंड पर जिस भी कंट्री पर उसे ड्रॉ किया गया है उस कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट करवाना जरूरी है इन केस ऑफ डिसऑनर, देन सच बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड बट फॉरेन प्रोमिसरी नोट्स नीड नॉट टू बी प्रोटेस्टेड। Where a bill is required by law to be protested, then instead of a notice of dishonor, कहता है notice of dishonor तो एक रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जहां लॉ कह रहा है कि इस केस में आपको प्रोटेस्ट करना जरूरी है, उस केस में नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट भी आप देंगे, मस्ट बी गिवन बाय द नोटरी पब्लिक। ठीक है। तो एक बार आप नोटरी पब्लिक के पास चले जाते हैं तो नोटरी पब्लिक के पास आपने सारे फैक्ट्स लिखवा दिए, नोटरी पब्लिक उसे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कैसे करेगा, नोटरी पब्लिक खुद एक्सेप्टर को लेट्स से पर्सनली अपना क्लर्क भेजेगा या फिर लेटर भेजेगा, तो खुद एक्सेप्टर से ये वेरीफाई करेगा कि एक्चुअल में एक्सेप्टर पैसे दे नहीं रहा है या फिर कुछ और दिक्कत है, और एक्सेप्टर का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो अपने पास नोट करेगा, राइट। तो नोटरी पब्लिक से ही नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट जाएगा सबके पास। A protest to be valid must contain on the instrument itself or a literal transcript thereof the name of the parties for and against whom the protest is made। तो आप किस किस पार्टीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ए ड्रॉर था, उसने बी को बिल दिया, बी ने आगे सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया, डी ने एच को एंडोर्स कर दिया, राइट। अब यहाँ पर एच एक्सेप्टर के पास जा रहे हैं, एक्सेप्टर ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मतलब डिसऑनर हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। तो अब यहां पर जब एच नोटरी पब्लिक के पास जाएगा तो नोटरी पब्लिक को बकायदा बताएगा कि मैं किस किस के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता हूं फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। तो द नेम ऑफ द पार्टीज फॉर एंड अगेंस्ट whom the protest is made, the fact and reasons for dishonor together with the place and time of dishonor। तो सारी डिटेल्स होती है कुल मिलाकर, ठीक है, जो कि हमें बेसिकली एज एविडेंस जब केस चलेगा तब प्रूव करनी होती है, वो सारी डिटेल्स होती है। प्रोटेस्ट अफोर्ड्स एंड ऑथेंटिक एविडेंस, क्लियर कट लिखा हुआ है ना कि ये एक तरह का जो प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट है, ये एक तरह का ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ डिसऑनर टू द ड्रॉर एंड द एंडोर्सी। इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए कहता है ये सब के लिए ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ डिसऑनर है कि एक्चुअल में एक्सेप्टर ने पैसे देने से मना कर दिए, राइट। या जो भी आ जाइए जी, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कैसे होगा, कोई भी पार्टी डिस्चार्ज कैसे होगी, कहता है डिस्चार्ज इन रिलेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी आइदर डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द लायबिलिटी। ठीक, डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, भैया पार्टी ने इन ड्यू कोर्स पैसे दे दिए तो पार्टी डिस्चार्ज हो गई, राइट। जैसे यहाँ पर एक्सेप्टर ने इन ड्यू कोर्स पैसे दे दिए एच को, तो सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो गई, बात खत्म हो गई। When the principal debtor becomes the
होल्डर व्हेन द प्रिंसिपल डेटर बिकम्स द होल्डर। खुद जिसने दिया था वो ही घुमा फिरा के क्या बन जाए, होल्डर बन जाए बिल का। तो सारी पार्टीज क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। और ये चीज हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, अगर कोई बताएगा इस लाइन को हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। 2 वर्ड्स में इस लाइन को क्या बोला जाएगा, हम ऊपर कल पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो क्या बोला जाएगा इसे, नेगोशिएशन बैक बाय एन एक्ट दैट वुड डिस्चार्ज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है किसी भी पार्टी ने या फिर खुद एच ने ऐसा कोई काम कर दिया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट से सारे डिस्चार्ज हो गए। तो भैया जब कॉन्ट्रैक्ट से ही डिस्चार्ज हो गए तो एच के पास पैसे लेने का राइट नहीं रहा, राइट। बाय रिनंशिएशन, एक ने दूसरे को रिनाउंस कर दिया, दूसरे ने तीसरे को रिनाउंस कर दिया, मतलब एंडोर्स कर दिया। फिर रिनंशिएशन क्या होता है, रिनंशिएशन क्या होता है, हाँ जी, या फिर बाय कैंसलेशन। ठीक, कहता है डिस्चार्ज ऑफ पार्टी या पार्टीज, तो वेयर एनी पर्टिकुलर पार्टी या पार्टीज आर डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू टू बी नेगोशिएबल। जैसे हमने एक वर्ड यूज किया था कि अगर ए चाहता है कि पॉलिटिकल लायबिलिटी मेरे पास वापस ना आए, तो ए जो एंडोर्समेंट करेगा वो कौन सा एंडोर्समेंट करेगा, कौन सा एंडोर्समेंट करेगा वो, सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो इस केस में एक ही लायबिलिटी क्या हो गई, डिस्चार्ज, राइट। लेकिन बाकी सारी पार्टीज डिस्चार्ज नहीं होती, वो सारी की सारी लायबल रहेगी। अ पार्टी में बी डिस्चार्ज बाय फॉलोइंग वेज, जैसे कि बाय कैंसलेशन ऑफ द नेम ऑफ एनी पार्टी टू इट विद द इंटेंशन ऑफ डिस्चार्जिंग हिम। कि होल्डर ने ही किसी पार्टी को डिस्चार्ज कर दिया, तो होल्डर ने स्पेसिफिकली एस का नाम कैंसिल कर दिया एस था, डी था, डी, होल्डर ने स्पेसिफिकली डी का नाम एक्सक्लूड कर दिया। तो किस किस के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया, सी के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, लेकिन डी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया। तो डी क्या हो गया यहाँ पर, डिस्चार्ज। या डी को नोटिस ही नहीं दिया तो डी क्या हो गया यहाँ पर, डिस्चार्ज। तो सबसे पहला केस क्या था, बाय कैंसलेशन ऑफ द नेम ऑफ एनी पार्टी टू इट विद द इंटेंशन ऑफ डिस्चार्जिंग हिम। बाय रिलीज व्हेन द होल्डर रिलीजेस एनी पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। तो पर्टिकुलर बात एक ही है, ऊपर वाले केस में होल्डर ने कैंसिल कर दिया बंदे का नाम, नीचे वाले केस में उस बंदे को स्पेसिफिकली रिलीज कर दिया, कि उसने स्पेसिफिकली ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं डी को रिलीज कर रहा हूं लायबिलिटी से। डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी पार्टीज दैट इज एंडोर्सर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो वैसे ही डिस्चार्ज हो गया। कोर्ट ने कहा कि इसने जिसको 100 रुपए देने हैं उसे सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे, तो 10 रुपए ही मिलेंगे, वो तो इंसॉल्वेंसी के केस में। हाँ जी, बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट द बिल ऑल द पार्टीज प्रीवियस पार्टीज आर डिस्चार्ज। तो बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स, बिल कितने टाइम में एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ऊपर हमने पढ़ा है। अगर किसी बिल को एक्सेप्ट होना तो कितने टाइम में एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, विद इन 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स में बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कहता है सारी पार्टीज, जितनी भी प्रीवियस पार्टीज है, सारी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर वो बिल का कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहा। ऊपर हमने पढ़ा 48 आवर्स, when the drawee does not accept it within 48 hours from the time of presentment for the acceptance, dishonor by non acceptance, right? By non presentment of check promptly the drawer is discharged। वैसे चेक के केस में इन्होंने, खैर यहाँ पर वर्ड में यूज किया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन चेक के केस में जनरली जो ड्रॉर है वो डिस्चार्ज नहीं होता। By taking qualified acceptance all the parties
previous parties are discharged. तो किसी ने qualified acceptance लिया है कि A ने B से शादी करी तभी accept करूंगा या तभी पैसे दूंगा, तो previous parties तो सारी discharge हो गई, क्योंकि अब ये जो रह गया ये last जो holder है उसके बीच में और acceptor के बीच में रह गया है, राइट? हाँ जी, बाय मटेरियल अल्ट्रेशन, अगर मटेरियली अल्टर्ड हो गया इंस्ट्रूमेंट तो अल्ट्रेशन से पहले वाली जितनी भी पार्टीज है वो सारी डिस्चार्ज हो गई, लेकिन जिसने अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को आगे एंडोर्स किया है तो वो बंदा भी लायबल है और जो भी एंडोर्सी है वो भी लायबल है, राइट? क्योंकि एंडोर्सी ने उस अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया है। मटेरियल अल्ट्रेशन का मतलब क्या है? कहता है जी एन अल्ट्रेशन इज मटेरियल व्हिच इज इन फॉलोइंग वेज, कैसे? द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अल्टर्ड या फिर लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज देयरटू इज अल्टर्ड, ठीक? तो मटेरियल अल्ट्रेशन की वजह से इंस्ट्रूमेंट को क्या कंसीडर किया जाता है? वॉइड कंसीडर किया जाता है, बट इट अफेक्ट्स ओनली दोज पर्संस हु हैव ऑलरेडी बिकम द पार्टीज एट द डेट ऑफ द अल्ट्रेशन। तो प्रीवियस पार्टीज जो होती है वो डिस्चार्ज होती है। अगर अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मिस्टर एक्स को एंडोर्स किया गया और मिस्टर एक्स उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स बाद में ये नहीं कह सकते जी मुझे नहीं पता था ये इंस्ट्रूमेंट अल्टर्ड है, क्योंकि उनको तो एक्चुअल में पता ही नहीं था कि इंस्ट्रूमेंट अल्टर्ड है या नहीं है, उन्होंने तो इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया ना, अल्टर्ड को एक्सेप्ट किया ना। दोज हु टेक द अल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट कंप्लेन। An acceptor or endorser of a negotiable instrument is bound by his acceptance or endorsement notwithstanding any previous alteration of the instrument. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी एक एक लाइन आपको याद रखनी है, 4 मार्क्स के लिए भी और 3 मार्क्स के लिए भी। करंट जो पैटर्न है मैक्सिमम 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, कोई भी टॉपिक या 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो इसकी एक एक लाइन याद रखनी है। 4 मार्क्स का मतलब नियरली 70 वर्ड्स से लेकर 80 वर्ड्स, और 3 मार्क्स का मतलब 50 वर्ड्स से लेकर 60 वर्ड्स। कम से कम इतने तो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए क्या लिखना है। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल अल्टरेशन कहता है जी डेट ही अल्टर कर दी, या जो सम पेएबल है वो ही अल्टर कर दिया, या अल्टरेशन इन द टाइम ऑफ पेमेंट, या प्लेस ऑफ द पेमेंट, या फिर जैसे प्लेस ऑफ पेमेंट अल्टर करने की वजह से क्या डिफरेंस हो गया? कहता है इवन ये भी डिफरेंस हो सकता है कि भाई विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ होल्डर है या नहीं है, या फिर इनलैंड है या फॉरेन है, राइट? अल्टरेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अल्टरेशन बाय एडिशन ऑफ अ न्यू पार्टी, जैसे हमने कहा ना कि ड्रॉई के नाम के साथ साथ ड्रॉई इन केस ऑफ नीड को ऐड किया जा सकता है, तो दैट इज अल्टरेशन बाय एडिशन ऑफ न्यू पार्टी। या टीयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इन मेटल पार्ट, इंस्ट्रूमेंट को बीच में से पूरा फाड़ दिया। हल्का फुल्का इंस्ट्रूमेंट देखिए रोटेट होएगा जब एक से दूसरे हाथों में, तो पुराना भी होता है, जिस तरह नोट हमारा पुराना होता है, हल्का फुल्का फट भी सकता है, लेकिन वो मार्केट में चलता है। लेकिन अगर नोट को बीच में से ही टुकड़े कर दिए दो, तो मार्केट में उस नोट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी है। हाँ जी, किन किन केसेस में मटेरियल अल्टरेशन कंसीडर नहीं की जाएगी? कहता है करेक्शन ऑफ अ मिस्टेक टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, जब स्पेसिफिकली पार्टीज की इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम अल्टर नहीं कर रहे बल्कि गलत बनाया गया था उसे करेक्ट कर रहे हैं, तो कहता है उस केस के अंदर मटेरियल अल्टरेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। जैसे कि मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चेक है, चेक के ऊपर हम दोनों वेज में अमाउंट लिखते हैं, एक तो वर्ड्स में भी अमाउंट लिखते हैं और दूसरा फिगर्स में भी अमाउंट लिखते हैं, ठीक है? वर्ड्स में लिखा हुआ है 10,000 क्लियर कट 10,000 ओनली, और जो हम फिगर लिख रहे हैं वहां पर हमने बाई चांस 1000 लिख दिया, इंस्टेड ऑफ 10,000 वहां पर बाई चांस 1000 लिख दिया। तो यहां पर हम अगर दोनों चीज को अल्टर करते तो अल्टरेशन में आता, लेकिन सिर्फ पार्टीज की इंटेंशन को करेक्ट कर रहे हैं तो करेक्शन ऑफ मिस्टेक में आएगा, ठीक है? तो इस 1000 के आगे एक जीरो और लगाना अल्टरेशन नहीं कहलाएगा, वो करेक्शन कहलाएगा। To carry out the common intention of the parties, an alteration made before the instrument is issued and made with the consent of the parties. तो जी अगर देखो कायदे से वर्डिंग चेंज नहीं की जाती, वर्डिंग चेंज करना इन रियल प्रैक्टिस अल्टरेशन कंसीडर किया जाता है,
और पहले तो ये होता था चलो उसके ऊपर साइन मरवा लो आप, इशूअर के जो चेक इशू कर रहा है, जो ड्रॉर है हमारा, राइट, उसके साइन मरवा लो। अब तो बैंक वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पर पता नहीं चल रहा कटिंग हो रही है नहीं हो रही, लेकिन यहाँ तो अगर आप वर्ड चेंज करेंगे तो बकायदा कटिंग होगी, पता चलेगा साफ साफ। हाँ जी, एन अल्ट्रेशन मेड बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज इशूड, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, लेकिन अभी तक सामने वाले को दिया नहीं गया, और उसी इंस्ट्रूमेंट में सामने वाले को देने से पहले, इशू करने से पहले अल्ट्रेशन कर दी गई विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। भाई स्पेसिफिकली कह दिया यार एक गलत बन गया था, अमाउंट यहाँ पर गलत लिखी गई है, डेट गलत लिखी गई, तो मैं पहले से ठीक कर दूं फिर तुझे दूंगा। तो विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। चेक को क्रॉस करना कोई भी मेटीरियल अल्ट्रेशन नहीं है, या एडिशन ऑफ द वर्ड ऑन डिमांड, ये वर्ड लिखना कोई मेटीरियल अल्ट्रेशन नहीं है। वेयर नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्टेटेड, हम स्पेसिफिकली उसके आगे ऑन डिमांड जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन चार केसेस में मटेरियल अल्ट्रेशन कंसीडर नहीं की गई, और क्योंकि मटेरियल अल्ट्रेशन कंसीडर नहीं की गई इसलिए ऐसी अल्ट्रेशंस की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड नहीं कहलाएगा। सेक्शन 89 क्या कह रहा है? अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु पेज एन अल्टर्ड नोट, बिल और चेक। हाउएवर, in order to be able to claim the protection, following conditions must be fulfilled। क्या? Alteration should not be apparent। जैसे आपने पूछा क्या वर्ड्स की कटिंग कर सकते हैं, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कटिंग हो रही है, तो alteration should not be apparent। The payment must be made in the due course। The payment must be made by a person or banker liable to pay। तो कहता है कि जो, मान के चलिए मैंने किसी को चेक इशू किया, अब ध्यान से देखिएगा, पे, यहां नाम लिखा हुआ है मिस्टर राम, फिर लिखा हुआ है रुपीज, और पूरी लाइन है, यहां पर नीचे भी एक लाइन होती है, दो लाइनें होती है, और यहां पर हमारे पास वर्ड्स लिखे होते हैं, मतलब फिगर। ठीक, मैंने यहां पर लिखा 1000 ओनली, मैंने कहा ₹1000 ओनली, और थोड़ा सा यहाँ स्पेस था, जिसको मैंने दिया उसने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी 1000 लिखा हुआ था, नहीं सॉरी 1 नहीं, 2 ऐड कर दिया, या 10 ऐड कर दिया, छोड़ो ना, बड़ा अगर हमने चोरी करनी है तो बड़ी चोरी करेंगे, 10 ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी 1000 था, पीछे एक जीरो लगा दी। अब यहाँ पर कटिंग भी नहीं हुई कहीं, और दिखाई भी नहीं दे रहा, अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज अल्टर्ड और नॉट, राइट। तो अब बैंक के पास जब इस चेक को ले जाया जाएगा, कहता इवन ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी हो सकता है बैंक को पता ना चले कि यहाँ पर कुछ छेड़खानी हुई है, अगर पेन भी सेम यूज किया गया है, और आजकल तो पेन बैंक्स इवन इस चीज को भी नोट करने लग गए हैं कि जो अमाउंट लिखा गया है उसी पेन से साइन किया हुआ हो। कुछ बैंक्स या कुछ जो कैशियर्स ज्यादा संख्यी होते हैं वो इवन इस चीज का भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, राइट। तो कहता है अगर सेम पेन यूज किया गया है, सेम राइटिंग है, और दिखाई भी नहीं दे रहा, कहीं कटिंग नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर बैंकर इज नॉट लायबल। प्रोटेक्शन किसको अफोर्ड की गई है? पर्सन हु पेज। तो बैंकर इज नॉट लायबल इस केस में इफ द अल्टरेशन शुड नॉट बी अपरेंट, पेमेंट इज मेड इन द ड्यू कोर्स, सामने वाला चेक लेके आया, उसने चेक दिया बैंकर को, बैंक को, जो भी वहां पर कैशियर बैठा है, राइट। मैक्सिमम से मैक्सिमम कैशियर क्या कहता है, भैया पीछे अपना नाम लिख दो, साइन कर दो, फोन नंबर लिख दो। बंदे ने बिना झिझक के नाम लिख दिया, साइन लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया। तो पेमेंट इज मेड इन द ड्यू कोर्स, अकाउंट में पैसे थे, बैंकर ने चेक कर लिया, छोटा सा अमाउंट था 10,000 रुपए का, उसने पे कर दिया। एंड पेमेंट मस्ट बी बाय अ पर्सन और बैंकर लायबल टू पे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बैंकर इज नॉट लायबल, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट अल्टर्ड ही है। हाँ जी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक, तो देखिए ट्रंकेटेड चेक हमने पढ़ा था जहां पर फिजिकल चेक की कॉपी की जाती है, स्कैन किया जाता है और आगे भेजा जाता है।
अब जब स्कैन किया गया तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी का चेहरा किसी पे लगा दिया जाता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है बड़ी सफाई से चेक में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, राइट। लेकिन उसी चेंजेस को रोकने के लिए कहा गया है कि भैया जो साइन है, मतलब जो सिस्टम है, दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड सिस्टम के थ्रू ही हमें ऐसे चेक्स भेजने चाहिए। मतलब बैंक अगर ये स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक सेंड करती है तो बैंक का अलग सिस्टम होता है जिसे हम इंट्रानेट कहते हैं। इंटरनेट पे जीमेल वगैरह के थ्रू नहीं भेज सकते वो लोग ये चीजें, राइट। तो इंटरनेट कहते हैं, बकायदा फायरवॉल्स लगे होते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर कहता है जी बैंक की ड्यूटी है ये एश्योर करना कि ऐसे चेक्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और अगर बैंक इस ड्यूटी में फेल हो जाती है तो बट ऑब्वियस सी बात है बैंक इज लायबल। हाँ जी, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्या मतलब है? जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ए ने बिल बनाया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, 3 मंथ्स का बिल था, और ए फिर बैंक के पास जाता है, देखिए जी बी से मुझे पैसे तो मिलने हैं लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स मिलने हैं और मुझे पैसे की अभी जरूरत है, तो आप मेरे बिल को डिस्काउंट कर दीजिए। ठीक है, तो आप उसे डिस्काउंटेड बिल भी कह सकते हैं या रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट भी कह सकते हैं। 100 रुपए की अमाउंट थी, बैंक ने अपना 3% रख के, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रेट। 3 मंथ 1% पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ बैंक ने अपना रखा, ए को 97 दे दिया और बैंक बी से कितना रिकवर करेगा, तो बैंक को 3 रुपए का फायदा हो गया, राइट। तो बेसिकली एन एक्सेप्टर ऑफ द बिल में मेक द पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी। अच्छा ये चीज भी है कि आप इवन जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, 3 मंथ्स का बिल था, बी कह रहा है भैया मैं आपको एक ही मंथ में दे दूंगा, 3 मंथ बाद मैंने आपको 100 रुपए देने थे, तो 2 मंथ्स पहले मैं आपको पैसे दे रहा हूं, तो जी आप थोड़े से कम ले लीजिए, 98 ले लीजिए, इंटरेस्ट बचेगा ना आपका। तो अगर वो बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्ट कर रहा है तो इस तरह से डिस्काउंटेड रेट पर एक्सेप्ट कर सकता है। Then the bill is said to be retired, बूढ़ा हो गया बिल पहले ही, but it is not discharged and must not be cancelled except by the acceptor when it comes to into his hand। तो जब ऐसा कुछ हो और बी कह रहा है जी 3 मंथ का बिल है लेकिन मैं एक ही मंथ में इसे एनकैश कर रहा हूं, 2 मंथ पहले आप मुझसे 98 रुपीज ले लीजिए, तो कहता है अगर बी ने ए को 98 दे भी दिए, 2 महीने पहले ही दे दिए, तब भी बिल कैंसिल नहीं हुआ है, तब भी बिल की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है जब तक ए बी को बिल ना दे दे और बी खुद से उस बिल को कैंसिल ना कर दे। मतलब अगर ये 98 देने के बाद ए ने वो बिल सी को दे दिया तो सी बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, सी बी से पूरे 100 रुपए रिकवर कर सकता है। ठीक है, इट इज कस्टमरी इन सच ए केस टू मेक अलाउंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी, जैसे हमने यहाँ पर 2 रुपए का इंटरेस्ट कंसीडर किया, to the acceptor for the remainder of the time which the bill has to run, the interest allowance is known as rebate। अगर बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा रहे हो, थर्ड पर्सन के पास जाके, मतलब एक्सेप्टर के अलावा किसी और के पास जाके, तो उसे डिस्काउंट कह देते हैं, एक्सेप्टर ही डिस्काउंट दे रहा है तो उसे रिबेट कह देते हैं। कि बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रोमिसरी नोट्स को और चेक्स को, इनको छोड़कर बाकी जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ओरिएंटल लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं एज पर द कस्टम, एज पर द ट्रेड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हुंडीज। तो अगर हुंडीज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले गुण हैं तो इवन हुंडीज को भी क्या बोला जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या है करेक्टरिस्टिक्स, कहता है जी ट्रांसफरेबिलिटी, फ्री फ्रॉम प्रीवियस इक्विटी, सिंपल सी बात, राइट। ट्रांसफरेबिलिटी बाय मेयर डिलीवरी और डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट। अगर ये दो चीज किसी भी डॉक्यूमेंट में है तो उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाएगा, ऑल्दो इस एक्ट के प्रोविजंस खाली 3 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हुंडीज का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिटन इन ओरिएंटल या लोकल लैंग्वेज, they are not covered under the negotiable instrument act 1881, they are governed by the customs and uses in the locality, but if custom is silent on the point in dispute before the court,
द एक्ट अप्लाइज टू द हुंडीज। अगर कस्टम साइलेंट है, पता ही नहीं कि कैसे इस पर्टिकुलर केस को रिजोल्व किया जाएगा, जिस इंडस्ट्री में वो डॉक्यूमेंट रोटेट हो रहा है, जिस लेट्स से एरिया में वो डॉक्यूमेंट रोटेट हो रहा है, वहां के लोग ही नहीं बता रहे कि हमारे यहाँ पर इस चीज को हैंडल करने का क्या तरीका है, और बात कोर्ट में जाती है, फिर कोर्ट चाहे तो इस एक्ट के प्रोविजंस उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकती है। द टर्म हुंडी वॉज फॉर्मली एप्लीकेबल टू द नेटिव बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द प्रोमिसरी नोट्स वर देन कॉल्ड टीप। तो बेसिकली हुंडीज जो यूज किया जाता था वो पुराने बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता था, राइट। और उस टाइम पर प्रोमिसरी नोट्स को क्या बोला जाता था? टीप, TWP। आ जाओ जी, कुछ हुंडीज के बारे में बताया हुआ है। शाहजोग हुंडी। शाहजोग का मतलब, शाह का मतलब कौन होता है? अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, अ रिस्पेक्टेबल या रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ अ सोसाइटी। समाज का इज्जतदार माननीय व्यक्ति। तो अगर कोई हुंडी सिर्फ और सिर्फ समाज के इज्जतदार या माननीय व्यक्ति को ही मिलेगी, एनकैश होगी, तो उस तरह की हुंडी को बोला जाता है शाहजोग हुंडी। तो शाह मीन्स रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन और अ मैन ऑफ वर्थ इन द बाजार। Shahajog hundi means a hundi which is payable only to a respectable holder as opposed to a hundi payable to the bearer। इसका मतलब कोई भी मुंह उठा के उस हुंडी को इनकैश करवाने के लिए नहीं जा सकता। तो जो पैसे देने वाला है, कहता है जी वो सेटिस्फाई करेगा अपने आप को। ड्रोई बिफोर पेइंग द सेम हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द पे इज अ शाह। शाह का मतलब रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कब चलती थी ये हुंडीज? राजाओं महाराजाओं के जमाने में, जहां पर हुंडी पे मोहर लगी होती थी राज दरबार की, और राज दरबार की मोहर लगी हुंडी, ऐसा तो नहीं कोई भिखारी उस हुंडी को लेके पैसे लेने पहुंच जाएगा। और अगर भिखारी पहुंच भी जाएगा या कोई ऐरा गहरा बंदा पहुंच भी जाएगा, तो वहां पर वो सिपाही उसे धर लेंगे कि बेटा ये आपके पास कहां से आई, पहले ये बताइए, ठीक है। आप जैसे राह चलतों के लिए ये हुंडी नहीं है, तो आपके पास कहां से आई, पहले ये बताइए। तो मेन एम क्या होता था कि जब रिस्पेक्टेबल पर्सन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए इशू की जाती थी, मतलब राजघरानों में चलती थी, तो ऐसा ना हो कि कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के पैसे लेने आ जाए, तो वहां पर स्पेसिफिकली लिख दिया जाता था शाहजोग। हाँ जी, जोखमी हुंडी। जोखमी हुंडी का मतलब क्या है? जिस हुंडी को किसी जोखम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जोखम का मतलब मुसीबत के साथ, ठीक है। तो जी आप शिप लेकर जा रहे हो यूएसए, पहले के टाइम की बात है, जब वो कहते थे ना कि भैया हाँ दूर गांव जा रहे हैं, पता नहीं वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। और जब व्यापार करके वापस आते थे तो बकायदा पूरे गांव में, घर में खुशियां मनाई जाती थी कि हमारे लोग वापस आ गए हैं, राइट। तो पुराने जमाने की बात है। तो बेसिकली जोखिम क्या था कि आप शिप लेकर व्यापार करने, सामान भरकर इंडिया से यूएसए जा रहे हैं, जब वापस आओगे तब पैसे मिलेंगे, राइट। तो बेसिकली मिलेंगे क्या? एडवांस दे दिए जाते हैं कि ठीक है काम करने जा रहे हो तो एडवांस दे दिए, और आपने सामने वाले को हुंडी दे दी एडवांस के बदले। जब आप काम करके वापस आ गए तो वो अपनी हुंडी दिखाएगा और आपसे पैसे ले लेगा। तो कुल मिला के आप एक तरह से उधार ले गए सामने वाले से काम करने के लिए। तो काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कह लीजिए, इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन और अगेंस्ट द गुड्स शिप्ड ऑन अ वेसल मेंशन्ड इन द हुंडी। कि देखिए जी मैं 10,000 रुपए का सामान ले जा रहा हूं, यूएसए बेच कर आऊंगा, आऊंगा तो पैसे कमा के लाऊंगा, तब आपके पैसे वापस दे दूंगा, इतने समय के लिए मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। इसके बदले जोखमी हुंडी इशू की जाती थी। It implies a condition that money will be paid only event of the arrival of goods against which the hundi is drawn. It is in a nature of policy of insurance. बस फर्क क्या है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में शिप डूबने के बाद पैसे मिलते हैं,
यहाँ पर एडवांस में पैसे दिए जा रहे हैं ताकि बंदा बाहर जाकर काम करे, कमा के लाए और फिर हमारे पैसे वापस दे दे। So the money is paid beforehand and is to be recovered if the ship arrives safely. जवाबी हुंडी, ट्रेवलर्स चेक समझाया था मैंने। ट्रेवलर्स चेक क्या था कि हम इंडिया में लेट से एसबीआई की एक ब्रांच को 1 लाख रुपए देंगे और वो हमें एक चेक बना के दे देगा जिसे हम यूएसए में जो एसबीआई की ब्रांच है उसे दिखाएंगे और हमें वहां पर 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, इक्विवेलेंट डॉलर मिल जाएंगे, राइट। इसी टाइप का कुछ ये जवाबी हुंडी है। बेसिकली फॉरेन ट्रेड के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब पता है? व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? देखिए, हाँ, जैसे मान के चलिए मैं इंडिया में हूं, मैंने यूएसए से कुछ सामान मंगवाया है। अब भैया ये जो यूएसए वाली पार्टी है ये कहती है किस बेसिस पर मैं आपको उधार दूं? जब सामान आपके पास पहुंचेगा, आप चेक करोगे, फिर मुझे पैसे दोगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो भैया मैं क्या इंडिया लड़ने आऊं आपसे? इंडियन पार्टी कहती है मैं किस बेसिस पर एडवांस दूं? मैंने आपको पैसे दे दिए, पता नहीं आप सामान भेजोगे नहीं भेजोगे, भेजोगे तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट भेजोगे, नहीं भेजोगे क्वालिटी ठीक होगी नहीं होगी। तो इस तरह तो कभी ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है कि इंडियन पार्टी अपने बैंक के पास जाएगी, जिस बैंक में उस इंडियन पार्टी का अच्छा नाम है, क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है। ये जो बैंक है ये एक लेटर इशू करेगा कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो इन दो पार्टीज के बीच में हुआ है, यूएसए वाली पार्टी का सामान इंडियन पार्टी को प्रॉपरली रिसीव हो गया तो हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि हम पैसे देंगे। तो इंडियन पार्टी के ऊपर तो विश्वास नहीं है, लेकिन यूएसए को क्या इंडियन बैंक के ऊपर विश्वास होगा? द आंसर इज नो। यहां पर जो ये यूएसए वाली पार्टी है, इस बैंक की वो जो ब्रांच है यूएसए में, बेसिकली वो लेटर वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इंडियन ब्रांच ने वो लेटर इशू किया, इंडियन पार्टी ने यूएसए वाली पार्टी को दे दी, यूएसए वाली पार्टी ने अपनी जो यूएस वाली ब्रांच है वहां पर जाके शो किया, उस ब्रांच ने एक्सेप्ट किया और उस बेसिस पर यूएस वाली पार्टी सामान भेज देगी। जब यूएस वाली पार्टी सामान भेजेगी तो ये अपने ब्रांच को कहेगी भैया सामान जा चुका है मेरा। ये ब्रांच इस ब्रांच को भेजेगी जवाब कि भैया बताइए पैसे देने या नहीं देने हैं। आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे, इसकी तरफ से यस होएगी तो ये पैसे यूएस वाली पार्टी को दे देगी और इंडियन पार्टी यहाँ पर पैसे जमा करवा देगी। ठीक है, तो यहाँ सवाल जवाब, तो जवाबी हुंडी। अ पर्सन डिजायरस ऑफ मेकिंग ए रेमिटेंस, ये भाई साहब रेमिटेंस करना चाहते थे, मतलब पैसे भेजना चाहते थे कहीं और। राइट्स टू द पेई, यूएसए वाली पार्टी को लिखेंगे एंड डिलीवर्स द लेटर टू अ बैंकर। ठीक है, तो बेसिकली वो जो लेटर होगा वो यूएस वाली पार्टी के नाम पर होगा, लेटर इसको डिलीवर हो जाएगा। हु आइदर एंडोर्स इट ऑन to any of his correspondent near the pay's place, to any of his correspondent near the pay's place of residence or negotiate it transfer. On arrival the letter is forwarded to the pay, letter pay को forward कर दिया जाएगा कि देखिए जी इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप भेज दीजिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आपको पैसे दे देंगे, राइट। तो कुल मिला के ये एक तरह का क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। नामजोग हुंडी, नामजोग हुंडी क्या होती है? जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा हो, नेम्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाम जो हुंडी मतलब विच कैन नॉट बी गिवन टू बियरर, जिसका नाम लिखा हुआ है खाली उसी को दी जाएगी पैसे। इट इज अ हुंडी पेबल टू पार्टी नेम्ड इन द बिल और हिज ऑर्डर, द नेम ऑफ द पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, नेम्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दर्शनी हुंडी, नाम अपने आप में क्या कह रहा है, विल बी पेड ऑन साइट या आफ्टर साइट, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक पैसे मिलेंगे नहीं। तो पेएबल एट साइट। इट इज फ्रीली नेगोशिएबल एंड द प्राइस इज रेगुलेटेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है,
तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि भाई वारंट। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है वारंट की तरह, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। वारंट पे तो किसी का नाम नहीं लिखा होता ना। ये वारंट वो नहीं है जो पुलिस इशू करती है, कोर्ट इशू करती है। वारंट का मतलब चेक, वो जो शेयर्स और वारंट्स आपने पढ़ा है ना, शेयर्स पे तो नाम लिखा होता है। अगर शेयर्स को वारंट में कन्वर्ट करवा ले तो नाम हट जाता है, फिर वो एक फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। आप बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब ये वारंट मैच्योर होगा तो जिसके हाथ में होगा वो कंपनी के पास जाएगा, वारंट दिखाएगा, कंपनी उसे पैसे दे देगी। तो मार्केट में ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है और इनका ट्रेड भी होता है। ठीक है। तो प्राइस इज रेगुलेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। दे आर पेएबल ऑन डिमांड एंड मस्ट बी presented for the payment within a reasonable time after they are received by the holder। तो ऑन डिमांड पेमेंट होती है इनकी। आप कंपनी के पास जाएंगे, डिमांड करेगी जो भी टाइम होता है उस टाइम पर, और कंपनी आपको पैसे दे देगी। हाँ जी, मैदी हुंडी, जिसको दूसरे वर्ड से बोला जाता है मुद्दती हुंडी। मुद्दती मतलब टाइम इंस्ट्रूमेंट, सिंपल, और कुछ नहीं है। क्या है? टाइम इंस्ट्रूमेंट, पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जी, इनमें से कोई ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो। हाँ जी, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। तो जी कुछ प्रिजम्पशंस लॉ ने कहा कि हम मान के चलेंगे इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इन चीजों को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर कोर्ट में केस जाता है तो। पहली प्रिजम्पशन क्या है? एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसीडरेशन। तो अगर बी के हाथ में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि बी ने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट कंसीडरेशन एक्वायर किया है, irrespective of the consideration mentioned in the instrument or note। चाहे इंस्ट्रूमेंट में वो कंसीडरेशन मेंशन्ड है या नहीं है। तो कोर्ट मान के चलेगी कोई भी बिना किसी कारण फालतू में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करता, और किसी के हाथ में बिना किसी कारण या नाजायज वे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता इनवैलिड तरीके से। अगर किसी के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसने किसी ना किसी वैल्यू, किसी ना किसी कंसीडरेशन के अगेंस्ट ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया होगा। अगर आपको लगता है कि जो बी के हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपका चेक बी के हाथ में है, वो बी के हाथ में गलती से गया है और बी का उस चेक पर कोई हक नहीं है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। बी को ये प्रूव नहीं करना कि मेरे हाथ में ये चेक फॉर कंसीडरेशन है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बी के हाथ में चेक विदाउट कंसीडरेशन है। ठीक। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ डेट वाज मेड ऑन सच डेट। तो हमने कल एग्जांपल्स देखे थे, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट लिखी होती है, तो मान के चला जाएगा जो डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी हुई है उसी डेट पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। एवरी accepted bill of exchange was accepted within the reasonable time before its maturity। तो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड है, मान के चला जाएगा बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्ट किया गया था। बाद में जब कोर्ट में केस जाएगा अगर, तो आप ये नहीं कह सकते इट इज एक्सेप्टेड आफ्टर मैच्योरिटी। मान के चला जाएगा कि अगर एक्सेप्ट हो गया है तो बिफोर मैच्योरिटी ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इन सारे केसेस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये assumptions wrong है, अदरवाइज द assumptions ऑटोमेटिकली करेक्ट कंसीडर की जाएगी। Every negotiable instrument was transferred before its maturity। तो ये मान के चला जाएगा ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो जितनी भी ट्रांसफर हुई है वो सब बिफोर मैच्योरिटी हुई है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना नेगोशिएबिलिटी कब तक होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की? टिल मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट नेगोशिएबल। तो आप नॉट नेगोशिएबल का मतलब आपको बहुत डीपली समझ में आता है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। तो मान के चला जाएगा कि भाई जितनी भी ट्रांसफर्स हुई है, मान के चलो डी ने एच को दिया, तो भैया एच तक जितनी भी ट्रांसफर्स हुई है वो सब बिफोर मैच्योरिटी हुई है। अगर आपको लगता है डी ने एच को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया आफ्टर मैच्योरिटी, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। एच को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आफ्टर मैच्योरिटी और बिफोर मैच्योरिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है। ठीक है जी। The instrument were
एंडोर्स्ड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्स ऑन इट। तो जी एंडोर्समेंट का जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर अपीयर हो रहा है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो यही मान के चला जाएगा एक्चुअल में इसी ऑर्डर में एंडोर्स हुआ होगा। चाहे एंडोर्समेंट ए ने करी, फिर उसके बाद बी ने करी, किसको, सी को, बीच में गैप था तो चाहे बी ने यहां पर लिख दिया सी का नाम, तो मान के चला जाएगा कि भैया ये एंडोर्समेंट इसी ऑर्डर में हुई होगी। अगर आपको लगता है कि भैया ये एंडोर्समेंट पहले ए ने बी को करी फिर बी ने सी को करी, तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, वरना कोर्ट मान के चलेगी ए ने सी को करी, सी ने बी को करी। जैसा इंस्ट्रूमेंट पर दिखाई दे रहा है वैसा ही कोर्ट मानकर चलेगी। A lost or destroyed instrument was duly signed and stamped। तो अगर आप किसी भी लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी के हाथ से गुम हो गया, तो जी ये ए को कहता है दोबारा इंस्ट्रूमेंट इश्यू करो, तो मान के चला जाएगा जो डी के हाथ से गुम हुआ है वो हमेशा क्या था, ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड। द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, अगेन प्रूव करो। इन अ सूट अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज बीन डिसऑनर्ड, कोर्ट शैल प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर और प्रूफ ऑफ द प्रोटेस्ट। तो अगर कोई केस किया जा रहा है किसी पर्सन के अगेंस्ट कि भैया सामने वाले ने मेरा इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर कर दिया है, तो कोर्ट एक बार तो ये मान के चलेगी कि भी हाँ इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है। अगर एक्चुअल में आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं थी डिसऑनर करने में, सामने वाले की गलती थी, सामने वाला मैच्योरिटी डेट के बाद आया आपके पास, आप प्रूव करोगे ये बात, वरना कोर्ट मान के चलेगी क्या, फैक्ट ऑफ डिसऑनर्स, कि आपने डिसऑनर कर दिया है। हाँ जी, however these legal presumptions are rebuttable by evidence। आप चाहे तो इनमें से किसी को भी झूठा बना सकते हो, by giving the evidence आप प्रूव कर सकते हो। The burden of proof to the contrary lies upon the defendant to the suit and not upon the plaintiff। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछना। जितने भी नंबर में टॉपिक्स हैं, लिस्टेड टॉपिक्स हैं, वो बहुत आसान होते हैं 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछना, जहां पर भी पॉइंट्स दे रखे हैं। हाँ जी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर आप सामने वाले का इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर कर देते हो तो पैसे तो देने ही देने हैं, कोर्ट में जाके देने पड़ेंगे, साथ में जितना डिले किया उस नाम का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो भी कितना, 18% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो when no rate of interest is specified in the instrument, interest on the amount due thereon shall be calculated at the rate of 18% per annum from the date at which the same ought to have been paid। जिस दिन इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होनी चाहिए थी आपने नहीं दी, तब से लेके ought to have been paid, तब से लेके इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, वो भी कितना, 18% का। ठीक है, until tender or realization of the amount due thereon or until such date after the institution of the suit to recover such amount as the court direct। तो जब तक पैसा नहीं दिया जाता तब तक का इंटरेस्ट, या जब तक कोर्ट बताए, जो डेट कोर्ट दे तब तक का इंटरेस्ट। When the party charged is endorser of the instrument dishonored by non-payment, he is liable to pay interest only from the time that he receives notice of dishonor। तो जी ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने एच को दिया, एच ने एक्सेप्टर के पास लेके गया, एक्सेप्टर ने डिसऑनर कर दिया। अब एच को नोटिस देना है डी को, सी को, बी को, ए को, कहता है जी बी सी डी तब से इंटरेस्ट के लिए लायबल है जब उनको नोटिस मिल जाएगा। नोटिस से पहले वाले पीरियड के लिए ये लोग इंटरेस्ट के लायबल नहीं है। जब तक इनको नोटिस नहीं मिलेगा तब तक वैसे भी ये लोग लायबल नहीं है, राइट। हाँ जी, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन अकाउंट। तो जी बकायदा यहां पर आपको पनिशमेंट बता रखी है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आपको ये सिंगल पनिशमेंट बता रखी है, और आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या पनिशमेंट मिल सकती है अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर करते हो तो। ठीक, ध्यान से देखिएगा।
चेक के केस में वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, ऊपर तो सिर्फ ऊपर जो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट। लेकिन चेक के केस में बात सिर्फ इंटरेस्ट की नहीं होती, साथ में पनिशमेंट भी ऐड की हुई है, साथ में फाइन भी ऐड किया हुआ है, या दोनों भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, राइट। तो इस सेक्शन को बड़े ध्यान से देखिए, कुछ कंडीशन है सेक्शन के अंदर। कहता है वेयर अ चेक ड्रॉन बाय द पर्सन ऑन द अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद द बैंकर। तो ए ने चेक दिया, अपने बैंक का चेक दिया, किसको चेक दिया, बी को चेक दिया। चेक देने के पीछे रीजन क्या है, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन आउट ऑफ हिज अकाउंट, फॉर द डिस्चार्ज इन होल और पार्ट ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी। चेक देने के पीछे का रीजन बहुत जरूरी है इस सेक्शन में कवर होने के लिए। क्या है रीजन, फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी। अगर आप बी को चेक दे रहे हैं ए, लेकिन रीजन ये नहीं है, मतलब उधार वापस करना रीजन नहीं है, बी को वैसे ही हेल्प करने के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहा है या बी को लोन दे रहा है, तो अगर वो वाले रीजंस हैं तो यहां पर कवर नहीं हो रहा। लेकिन बी का उधार वापस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का डेट, यहाँ पर डेट का मतलब खाली वो नहीं जो पैसों में डेट लिया गया है, मान के चलिए ए ने बी से सामान लिया था, उसके पैसे ए बी को चेक के थ्रू दे रहा है, तो वो भी डेट में कवर होएगा, राइट। तो जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल डेट होना चाहिए, इवन इट इंक्लूड्स ट्रेड डेट, इट इंक्लूड्स कंटीजेंट डेट, किसी भी तरह का डेट, ठीक, और अदर लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं डेट और अदर लायबिलिटी। तो अगर रीजन ये है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और वो जो चेक आपने बी को दिया, बैंक ने वो बी को रिटर्न कर दिया, किस वजह से, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशिएंट, कि भाई एक अकाउंट में बैंक ने कहा कि इतने फंड्स ही नहीं है जितने का ये चेक है, तो इनसफिशिएंट फंड्स है एक अकाउंट में, इस वजह से डिसऑनर हो गया। या फिर ए का जो अकाउंट था करंट अकाउंट था, ए का जो अकाउंट था करंट अकाउंट था, और ए ने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई थी, तो बैंक ने ए को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई थी 1 लाख तक की। मैक्सिमम कितना ओवरड्राफ्ट हो सकता है अकाउंट में, 1 लाख तक का, ठीक। ए के अकाउंट में पैसे पड़े थे 50,000, उसके अलावा 1 लाख तक का ओवरड्राफ्ट हो सकता था, मतलब बैंक ए को उधार शो कर देता एक अकाउंट में, लेकिन ए ने बी को दे दिया चेक 2 लाख का, तो ये दोनों मिलाकर भी कंप्लीट नहीं हो रहे, ओवरड्राफ्ट और जो अकाउंट में पैसा पड़ा है वो दोनों मिलाकर भी कंप्लीट नहीं हो रहे, इस वजह से बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया। तो कहता है आइदर बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशिएंट, और दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट, ये जो अमाउंट है इट एक्सीड्स द अमाउंट arranged to be paid from that account, arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank। तो ए और बैंक के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे कम भी पड़ जाए तब भी बैंक ए को 1 लाख रुपए तक के फंड्स अरेंज करवा देगा, मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो टोटल मिला के वो भी अगर कम पड़ रहा है, तो ऊपर वाले केस में सीधी सीधी बात करी, कोई ओवरड्राफ्ट का चक्कर नहीं है, भाई एक अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जितने का चेक है। नीचे वाले केस में कहता है इवन ओवरड्राफ्ट मिलाकर भी उतने पैसे नहीं हुए जितने का चेक है, और इस वजह से चेक डिसऑनर हो गया। सच पर्सन मतलब बी shall be deemed to have committed, no sorry, A shall be deemed to have committed an offense and shall without prejudice to any other provisions of this act, without prejudice to any other provisions का मतलब और किसी भी सेक्शन में जो भी दे रखा है वो तो एप्लीकेबल है ही है, उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट तो पे करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कहता है जी उसके अलावा shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 2 years, 2 साल तक की उसे सजा हो सकती है, with a fine which may extend to twice the amount of the check, या फिर और लिखा हुआ ना, या फिर कोर्ट उसके ऊपर फाइन लगा सकती है, कितना, जितने का चेक था उससे डबल अमाउंट का फाइन लगा सकती है, विच में एक्सटेंड, वो कोर्ट के ऊपर है, चाहे तो 10 रुपए का फाइन लगाए, चाहे तो हमारे वाले केस में 4 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकती है कोर्ट, और बोथ।
और सजा भी दे सकती है प्लस फाइन भी लगा सकती है, ठीक है। लेकिन कहता है बी को होशियारी से एक्ट करना है। अब बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर बी चाहता है कि ए को सजा हो या ए के ऊपर फाइन लगे या जो भी कुछ है जो इस सेक्शन में पनिशमेंट्स कवर की गई है, तो कहता है सबसे पहली चीज बी को, द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 6 मंथ्स लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ 3 मंथ्स हो चुके हैं एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई, ठीक। तो चेक स्टेल होने से पहले, बासी होने से पहले बी चेक लेकर बैंक के पास जाए, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बी की है। अगर स्टेल होने के बाद बैंक के पास जा रहा है तो बी के पास ए के अगेंस्ट कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है उस चेक को लेकर। वैसे तो लीगल रेमेडी हमेशा रहेगी, बी ने ए से पैसे लेने हैं, हमेशा 3 साल तक लीगल रेमेडी रहेगी बी के पास ए के अगेंस्ट, लेकिन उस चेक को लेकर इस सेक्शन में कोई लीगल रेमेडी नहीं रहेगी, ठीक। The payee or the holder in due course of the check as the case may be make a demand, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बैंक से बी को मना हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो लोग कहते हैं बी ए को डिमांड रेज करेगा पैसों के लिए, बी ए को राइटिंग में देगा कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कितने दिन के अंदर अंदर? within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid। तो जैसे ही बी को बैंक इंटीमेट करेगा कि भैया चेक डिसऑनर हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बी ए को एक रिटर्न में नोटिस देगा इन राइटिंग कि जी आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। और उसके बाद भी, ये नोटिस मिलने के बाद भी ए के पास 15 दिन है, 15 डेज आफ्टर रिसीविंग द नोटिस, ए के पास 15 डेज है, ए चाहे तो 15 दिन के अंदर बी के पैसे दे सकता है। अगर 15 दिन के अंदर नोटिस मिलने के, बी से नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर ए ने बी के पैसे नहीं दिए, तब जाकर बी इस सेक्शन में ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो तीसरी कंडीशन क्या है? द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट of the said amount of money to the payee or as the case may be to the holder in due course of the check within 15 days of the receipt of the said notice। ठीक है जी, इस सेक्शन में कोई डाउट हो तो बताइए। इस सेक्शन को आप सेक्शन नंबर से भी याद रखेंगे, खाली इसके प्रोविजंस याद नहीं रखेंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन को सेक्शन नंबर से भी याद रखेंगे। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर एग्जाम्स में डायरेक्टली इस सेक्शन को किसी क्वेश्चन में रेफर किया जा सकता है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तब ये मत कहना कि सर बताया नहीं था कि ये सेक्शन डायरेक्टली भी कोट किया जा सकता है। फिर सेक्शन 139 ने कुछ प्रिजम्पशंस बताई है इन द फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ दैट चेक। It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of the check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। कहता है यहां पर कहा गया ना कि इस सेक्शन में केस तभी आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या? कि ए ने बी को चेक इस पर्पस के लिए दिया था, कहा गया ना सेक्शन 138 में। सेक्शन 139 में कहा गया कि कोर्ट मान के चलेगी कि ए ने बी को चेक इसी पर्पस के लिए दिया था, ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी। अगर ए कहता है कि मैंने इस पर्पस के लिए, मतलब फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट या फॉर द पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटी, ये चेक नहीं दिया था बी को, मैंने तो बी की हेल्प करने के लिए बी को दिया था, तो ये ए को प्रूव करना पड़ेगा। इट मीन्स द ओनर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ चेक वंस, ओनर्स क्या गया, वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ चेक इज एडमिटेड। अब देखिए ये ना बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, जैसे मैंने पढ़ते हुए कि आप एग्जाम्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बर्डन ढूंढते हैं, जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि यहाँ पर अब हम क्या ढूंढने जा रहे हैं कि किसके ऊपर बर्डन है क्या प्रूव करने का। तो बर्डन का मतलब ओनर्स, तो ऑटोमेटिकली वंस को भी माइंड ने क्या पढ़ा, ओनर्स, राइट। और यही गलती हम एग्जाम्स में भी करते हैं कि जब हमारा माइंड प्रीऑक्यूपाइड होता है तो हम सोच कुछ और रहे होते हैं और लिख कुछ और रहे होते हैं।
It means once the execution of the check is admitted, Section 139 creates a presumption that the holder of a check receives the check in discharge in whole or part of any debt or other liability. तो ये presume करके चला जाएगा. Defense which may not be allowed in any prosecution under Section 138. अच्छा, जब ए के अगेंस्ट बी ने केस फाइल किया तो बी कोर्ट में खड़े होकर बड़ी मासूमियत से कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, मुझे लगा कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, इसीलिए मैंने 2 लाख का चेक इशू किया, मुझे तो पता ही याद ही नहीं रहा कि मैंने ऑटो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, और जो पैसे पड़े थे मेरे अकाउंट में 2,10,000 रुपए पड़े थे, उसमें से ऑटोमेटिकली मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल जो कि 50,000 रुपए का था या 60,000 रुपए का था, वो मेरे अकाउंट से कट गया। मेरे दिमाग में ये बात रही ही नहीं, मेरे दिमाग में तो ये था कि 2,10,000 रुपए अकाउंट में पड़े, इसलिए मैंने 2 लाख का चेक दे दिया था। लो कहता है आपकी इस बकवास को एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस, आप इस चीज को लेके अपना डिफेंस नहीं कर सकते इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। इसीलिए मैं कह रहा हूं सेक्शन 138 को सेक्शन नंबर से याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली सेक्शन रेफर किया जा सकता है। फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव when he issued the check that the check may be dishonored on presentment for the reason stated in section 138। रीजन क्या दिया है सेक्शन 138 में कि अकाउंट में पैसे नहीं थे, राइट। तो कहता है आप ये डिफेंस नहीं रख सकते कि जब मैंने चेक दिया था तब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। आ जाओ जी, पावर टू डायरेक्ट इंटरम कंपनसेशन। कहता है ए और बी के बीच में केस चल रहा है, लेकिन बी बेचारे को पैसे तो आफ्टर केस ही मिलने वाले हैं। अब बी कहता है मुझे तो भैया पैसों की जरूरत है, ट्रेड में मेरे पैसे फंसे हुए हैं। तो कोर्ट चाहे तो, ये कोर्ट को एक पावर दी गई है, कोर्ट चाहे तो इंटरम कंपनसेशन कुछ अमाउंट बी को ए से दिलवा सकता है जब तक केस चल रहा है, राइट। तो कंपनसेशन कितना, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, ठीक है। Interim compensation shall be paid within 60 days from the date of the order by the court or within such period not exceeding 30 days। तो वैसे तो कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के within 60 days, अगर ए को लगता है within 60 days वो अमाउंट नहीं दे पाएगा बी को, तो ए कोर्ट को अपील करेगा कि थोड़ा टाइम और दे दो मुझे ये 20% देने के लिए। तो कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर सकती है ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द ड्रॉअर ऑफ द चेक, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम एक्सटेंड कर सकती है, 60 डेज के बाद मैक्सिमम 30 डेज की और एक्सटेंशन ए को दी जा सकती है फॉर पेइंग कंपनसेशन अमाउंट टू बी, और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। एविडेंस ऑन एफिडेविट। तो जी कुल मिलाकर एविडेंस किस, इस केस के अंदर कोई खून नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है, एविडेंस किस चीज पे एक्सेप्ट करेगी कोर्ट, कहता है एफिडेविट। कोर्ट पार्टी से कहेगी एफिडेविट पे लिख के लाओ अपनी बात, और उसी चीज को एविडेंस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो सेक्शन 145 प्रोवाइड्स दैट कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में चाहे कुछ भी दे रखा हो, द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट मे बी गिवन बाय हिम ऑन एफिडेविट। तो जो कंप्लेंट कर रहा है, जो केस फाइल कर रहा है, वो एफिडेविट के फॉर्म में अपना एविडेंस दे सकता है, राइट। और ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो कोर्ट एफिडेविट आपसे मांगेगी उसे एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, चाहे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर में कुछ भी दे रखा हो। हाँ जी, बैंक स्लिप प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। अब जी जब बी बैंक के पास चेक लेके गया था, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो जो चेक के ऊपर बकायदा बैंक रीजन लिखेगा ना कि क्यों डिसऑनर हो गया,
कहता है या फिर बी को कुछ स्लिप दी जाएगी जिसपे बैंक की स्टैंप होगी, बैंक एम्प्लॉय के साइन होंगे। तो कहता है वो स्लिप है या चेक के ऊपर जो बैंक ने लिखा हुआ है, कोर्ट की नजरों में वो अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ है, प्रूफ ऑफ डिसऑनर, राइट। तो कहता है जी ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप और मेमो having their own the official mark denoting that the check has been dishonored, court shall presume the fact of dishonor of the check unless and until such fact is disproved, right। या तो आप ये चीज डिस्प्रूव करो, ए डिस्प्रूव करेगा कि भैया ये बैंक ने गलत लिखा है, या बैंक ने गलती से ये स्टैंप लगा दिया इसके ऊपर, या बैंक ने गलती से डिसऑनर लिख दिया इसके ऊपर, या तो ये डिस्प्रूव करना पड़ेगा ये को। अदरवाइज बैंक ने लिख के दिया है कि भैया इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से डिसऑनर हुआ है, तो कोर्ट तो मान के चलेगा ना कि इनसफिशिएंट फंड्स होंगे, ठीक है। कोर्ट को कौन बताने वाला है? बैंक ही तो बताने वाला है कि फंड सफिशिएंट थे या इनसफिशिएंट थे। हाँ जी, ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल का क्या मतलब होता है? कंपाउंडेबल का क्या मतलब होता है? कम किए जा सकता है, राइट। मतलब मान के चलो कायदे से आपका जो फाइन बनती है या पेनल्टी बनती है वो बनती है 4 लाख की, लेकिन कोर्ट को लगता है जेन्युइन केस है, बंदे ने जानबूझकर चेक डिसऑनर नहीं किया था, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी जिसकी वजह से इसका चेक डिसऑनर हो गया, तो कोर्ट उस केस में इस अमाउंट को कंपाउंड कर सकती है, कम कर सकती है। लेट्स से कोर्ट कही चलो ठीक है, वैसे तो आपके इस एक्ट के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन ठीक है आप 4,000 रुपए दे दीजिए। तो जो भी फाइन है, जो भी ऑफेंस है, कहता है एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। तो कोर्ट को यहाँ पावर दी गई है कि कोर्ट चाहे तो केस को देखते हुए, पर्सन की के ऊपर हार्डशिप देखते हुए पनिशमेंट्स को कंपाउंड कर सकती है कोर्ट। हाँ जी, पावर ऑफ एपलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। अब जी जब केस ए के अगेंस्ट किया बी ने, तो केस पहले जाएगा लोअर कोर्ट में, फिर लोअर कोर्ट से अगर ए सेटिस्फाइड नहीं है तो ए जाएगा हायर कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने ए को कहा कि भैया 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दीजिए बी को, या फाइन कह लीजिए 1 लाख रुपए का, ठीक है, फाइन दीजिए, कोर्ट में डिपॉजिट करवाइए 1 लाख रुपए का फाइन, और बी के पैसे वापस दीजिए, प्लस बी को लेट से 10,000 रुपीज का कंपनसेशन दीजिए, और साथ में जो बी के पैसे थे उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट दीजिए। अब ए कहता है कि यार एक गलती हो गई, चेक मेरा इनसफिशिएंट फंड्स थे और वो भी मेरी गलती की वजह से नहीं थे, मैं कह रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गई तो मुझे पता नहीं चला, अदरवाइज मैं पैसे डिपॉजिट करवा देता। तो ए कह रहा है कि यार ये तो बच्चे की जान ही ले ली कि चलो जी कोर्ट को भी फाइन दो 1 लाख रुपए का, बी के पैसे भी वापस दो, बी को 10,000 का कंपनसेशन भी दो, ऊपर से इंटरेस्ट भी पे करो, ये तो बच्चे की जान ही ले ली आपने। तो कोर्ट इस लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा हायर कोर्ट में, राइट। तो ये सेक्शन कहता है जब आप हायर कोर्ट, एपलेट कोर्ट मतलब हायर कोर्ट, जिसके पास आप अपील लेकर जा सकते हैं, जब आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एपलेट कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो एपलेट कोर्ट को ये पावर दी गई कि एपलेट कोर्ट मतलब हायर कोर्ट ए को कह सकती है कि हम आपका केस तब एंटरटेन करेंगे जब आप कम से कम इतना अमाउंट कोर्ट में जमा करवा देंगे, लेट से 1 लाख रुपए ना सही, कम से कम 50,000 रुपीज कोर्ट में जमा करवा देंगे। तो कोर्ट में ऑर्डर द appellant to deposit such sum which shall be minimum 20%, कम से कम 20% of the fine or compensation awarded by the trial court, ठीक है। तो हम आपका केस तब एंटरटेन करेंगे जब आप कम से कम इतना अमाउंट जमा करवा देंगे, और वो मिनिमम अमाउंट अगर कोर्ट डिमांड करेगी तो कितना होगा 20%। कितने टाइम में वो अमाउंट डिपॉजिट करवाना है? कहता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर हार्डशिप लग रही है कोर्ट को कि यार 60 डेज में नहीं करवा पाएगा ये,
तो कोर्ट में फर्दर एक्सटेंड द पीरियड बट मैक्सिमम 30 डेज। तो 60 प्लस एक्सटेंशन मैक्सिमम 30 डेज की। The appellate court may direct the release of amount deposited by the appellant to the complainant at the time during the pendency of the appeal. It may be noted that if the appellant is acquitted मतलब फ्री, अगर appellant फ्री हो जाता है सारे चार्जेस से, मतलब ये प्रूव हो जाता है कि ए सच्चा है बी झूठा है, तो कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट मतलब बी को कहेगी कोर्ट to repay the appellant the amount so released with the interest at the bank rate prevalent। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ए के पैसे वापस देगा जो कोर्ट ने बी को दिलवाए थे ना, 20% और 30% और 40% जितने भी दिलवाए थे, बी ए के पैसे वापस देगा, प्लस कहता है जितना टाइम बी के पास वो पैसे रहे उतने टाइम का इंटरेस्ट देगा ए को, अगर ए सच्चा प्रूव हो जाता है तो। और इंटरेस्ट किस रेट पे देगा? आरबीआई ने जो बैंक रेट पब्लिश किया है उस रेट पर इंटरेस्ट देगा। और वो रेट कौन से डे का देखना है? मान के चलिए अभी चल रहा है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है, मान के चलते हैं ये चल रहा है, तो कहता है फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 देखा जाएगा, मतलब जो बैंक रेट 1 अप्रैल 2021 को होगा उस बैंक रेट को कंसीडर करना है, चाहे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है रीपे करने के लिए 30 दिसंबर 2021 को, तो कौन सा बैंक रेट कंसीडर करना है? एट द बिगिनिंग ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। बिगिनिंग ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 1 अप्रैल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर प्रिवेल कर रहा होगा। Within 60 days from the date of the order वो पैसे बी ए को देगा within 60 days from the date of the order। अगर within 60 days नहीं दे सकता, कोर्ट से एक्सटेंशन मिलती है, तो कोर्ट मैक्सिमम 30 डेज की एक्सटेंशन दे सकती है। यहां तक कोई डाउट? अच्छा एक चीज और मैं बड़ा हाईलाइट करके कह रहा हूं, कहता है यहां पर जो एपलेट कोर्ट ए को कह रहा है जी हम आपका केस तब, आपकी अपील तब एंटरटेन करेंगे जब आप कम से कम इतना पैसा कोर्ट में जमा करवा देंगे, तो ये जो अमाउंट है दिस इज इन एडिशन ऑफ इंटरम डिपॉजिट, ये अलग है, ये अलग से डिमांड किया जा सकता है इस सेक्शन के अंदर बाय द लोअर कोर्ट। उसके अलावा जब अपील लेके हायर कोर्ट में जाओगे तो ये अलग से हायर कोर्ट के थ्रू डिमांड किया जा सकता है। एनईएफटी क्या होता है सबको पता है, आरटीजीएस क्या होता है ये पता है, क्या होता है एनईएफटी? एनईएफटी तो करते हो, आरटीजीएस भी करते हो शायद आप लोग, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग फंड्स ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एनईएफटी में जो सेटलमेंट होती है वो होती है बैचेस में। जैसे कहते हैं ना आपको अगर इमीडिएट फंड भेजने हैं तो आरटीजीएस का यूज करो, अगर इमीडिएटली फंड नहीं रिफ्लेक्ट करने सामने वाले के अकाउंट में तो आप एनईएफटी का यूज कर सकते हो। तो मान के चलते हैं कि भाई आप अपने बैंक से मुझे एनईएफटी कर रहे हैं और आपका जो बैंक है उसका जो सेटलमेंट पीरियड है वो लेट से 1 आवर का है, तो जितने भी लोग एनईएफटी करेंगे उन सब का एक साथ सेटलमेंट होगा आफ्टर 1 आवर। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक्चुअल में सेटलमेंट कहाँ होता है? आरबीआई के पास एसबीआई का भी अकाउंट है, कैनरा बैंक का भी अकाउंट है। आप जब मुझे एनईएफटी करते हो तो कायदे से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने बैंक को कि कैनरा बैंक में जो मेरा अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाए, राइट? तो बेसिकली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आएगी 1 आवर के अंदर अंदर एसबीआई के पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस कि कैनरा बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाए, मान के चलो
50 लाख रुपए 50 लाख रुपीज पे करने की इंस्ट्रक्शन आई एसबीआई के पास उस 1 घंटे में, और 25 लाख रुपीज रिसीव करने की इंस्ट्रक्शन आई। मतलब कैनरा बैंक के क्लाइंट्स ने इंस्ट्रक्शन दी कि एसबीआई के किसी क्लाइंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो कितने रिसीव करेगा एसबीआई? 25 लाख। और एसबीआई के क्लाइंट्स ने इंस्ट्रक्शन दी कि कैनरा बैंक के क्लाइंट्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, कितने पे कर रहा है? 50 लाख। तो जी 1 घंटे बाद ये नेट पोजीशन आरबीआई को रिफ्लेक्ट करेगा। नेट पोजीशन क्या है कि जी जो हमारा कैनरा बैंक है उसको हमने 25 लाख रुपीस देने हैं, तो आरबीआई को नेट पोजीशन रिफ्लेक्ट करेगा। आरबीआई एसबीआई के अकाउंट में 25 लाख रुपीस कम कर देगा और कैनरा बैंक के अकाउंट में 25 लाख रुपीस इंक्रीज कर देगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जहां पर आप किसी भी अकाउंट से किसी भी अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपके बैंक ने भी ये स्कीम ऑप्ट की हुई है और सामने वाले बैंक ने भी ये स्कीम ऑप्ट की हुई है आरबीआई के पास। ठीक है, तो जी आरबीआई क्या करेगा? एसबीआई के 25 लाख रुपए कम शो कर देगा अपने पास, कैनरा बैंक के अपने पास 25 लाख रुपए ज्यादा शो कर देगा, और जो स्टेटमेंट है कि किस क्लाइंट ने देने के लिए कहा था, किस क्लाइंट ने लेने के लिए कहा था, वो सारी शेयर हो जाएगी और इन दोनों के जो रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स, वहां ऑटोमेटिकली वो चीज अपडेट हो जाएगी, आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ वाले अकाउंट्स में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप एनईएफटी करते हो, क्योंकि वहां पर जो सेटलमेंट है वो बैचेस में होती है, 1 आवर में सेटलमेंट होएगी, फिर अगले 1 आवर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आती रहेगी वो इकट्ठी होती रहेगी, फिर दोबारा 1 आवर के बाद नेट पोजीशन को सेटल किया जाएगा। किसी बैंक की अगर 2 आवर्स की सेटलमेंट है तो हर 2 घंटे में सेटलमेंट होगी। लेकिन आरटीजीएस के केस में क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट कहता है कि हर 1 to 1 ट्रांजैक्शन सेटल होगी। वहां पर बैच बनने के लिए उस टाइम का इंतजार नहीं किया जाएगा कि हर 2 घंटे में सेटल होगी, हर 4 घंटे में। जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिली इमीडिएटली उसको सेटल किया जाएगा। तो इसलिए ग्रोस नेटिंग की जगह ग्रोस सेटलमेंट होगी। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलेगी इमीडिएटली उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा, उसे सेटल किया जाएगा। तो जी आरटीजीएस के केस में क्या होता है? द ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इंडिविजुअली, जबकि एनईएफटी के केस में क्या होता है? इट इज सेटल्ड इन बैचेस, मे बी आर्ली बैचेस, मे बी 2 आर्ली बैचेस, वो डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर और बैंक्स के ऊपर। बट यहाँ पर बैचेस में सेटलमेंट होती है और आरटीजीएस के अंदर रियल टाइम सेटलमेंट होती है 1 to 1 ट्रांजैक्शन की। ठीक है जी, बाकी थ्योरी आपके सामने है कि 3 मार्क्स में क्या लिखना है, 4 मार्क्स में क्या लिखना है, वो आप पढ़ लीजिएगा।